बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स विद आयशा खान। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप जिसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या प्रिंसिपल है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब यहाँ पे जो टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये पहले हमें समझना होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब चूँकि इस टेक्निक में यूवी विजिबल रेडिएशंस, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है, ये यूज़ हो रही हैं, इसलिए हम इस टेक्निक को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? ऐसी रेडिएशंस जो बहुत इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करैक्टर को शो करें उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अगर हम कोई स्पेक्ट्रम बनाएं और वहाँ पर हम जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन्हें वेवलेंथ की बुनियाद पर अरेंज करें तो सबसे पहले जो रेज़ आएंगी, दीज आर द गैमा रेज़। गैमा रेज़ क्या है? ये शॉर्ट वेवलेंथ की हमारे रेज़ होती हैं, इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें स्पेक्ट्रम में सबसे पहले अरेंज किया जाता है। जबकि जो हमारी रेडियो वेव्स हैं ये लॉन्गर वेवलेंथ की रेज़ होती हैं, चूँकि इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, इनकी वेव्स लॉन्ग होती हैं, इसलिए इन्हें सबसे एंड पर रखा जाता है और इनके पास एनर्जी भी बहुत कम होती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस टेक्निक में हम यूवी रेज़ को यूज़ करेंगे, इसलिए इसे कहा जाएगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन अगर देखी जाए तो सबसे पहले आता है लैंप, जो कि 200 से 800 नैनोमीटर की लाइट को प्रोड्यूस करता है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी यूवी विजिबल रेज़ हैं इनकी वेवलेंथ है 200 से 800 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी यूवी रेज़ हैं वो उनकी वेवलेंथ होती है 200 से 400 नैनोमीटर तक, जबकि जो हमारी विजिबल रेज़ हैं उनकी वेवलेंथ होती है 400 से 800 नैनोमीटर तक। अब जो हमारी लाइट, लैंप से आने वाली लाइट है, वो मोनोक्रोमेटर पर गिरती है। हमारा मोनोक्रोमेटर 2 स्लिट्स और प्रिज्म से मिलकर बना होता है। मोनोक्रोमेटर, जो कि यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये किस तरह से काम करता है, इसकी दोनों स्लिट्स के क्या फंक्शंस हैं और प्रिज्म क्या वर्क करता है, ये डिस्कस करते हैं। जब ये लाइट मोनोक्रोमेटर पर फॉल होती है, मोनोक्रोमेटर की फर्स्ट स्लिट जो लाइट के फोटोन्स यहाँ प्रोड्यूस हुए उनको पैरेलली प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाती है। प्रिज्म क्या करता है? इस लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में अलग अलग कर देता है। जैसे विप गायोड के कलर प्रोड्यूस होते हैं और हर कलर की अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, इसी तरह हमारा प्रिज्म क्या करता है? उन लाइट के फोटोन्स को डिफरेंट वेवलेंथ में सेपरेट कर देता है। उसके बाद सेकंड स्लिट में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट पास होती है और ये 2 इक्वल इंटेंसिटीज़ की रेज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ये इक्वल इंटेंसिटीज़ की जो रेज़ अब डिवाइड हो चुकी हैं, ये पहुंचेंगी हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन के थर्ड पार्ट में। इंस्ट्रूमेंटेशन के थर्ड पार्ट में हमारे लगे हुए हैं 2 सेल्स। एक सेल जो है जिसे रेफरेंस सेल कहा जाता है और जबकि दूसरे सेल को क्या कहा जाता है? सैंपल सेल। ये जो हमारे सेल्स हैं इन्हें क्विक भी कहा जाता है और ये क्वाइट हमारे क्वार्ट्स या ग्लास से मिलकर बने होते हैं और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? सैंपल को होल्ड करना होता है। जो हमारा रेफरेंस सेल है, जो यहाँ आपको ऊपर दिखाया गया है, इसमें कोई भी ब्लैंक या बफर सोल्यूशन रखा जाता है, जबकि जो हमारा नीचे वाला सैंपल सेल है इसमें जो हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं वो रखा जाता है। यहाँ हम देखते हैं प्रोटीन को हमने एज आ सैंपल यूज़ किया। अब क्या होगा? जो हमारा रेफरेंस सेल है वो तो खाली है, वो ब्लैंक सोल्यूशन है, उसमें ब्लैंक सोल्यूशन रखा गया है या फिर कोई भी बफर सोल्यूशन रखा गया है, तो जिस इंटेंसिटी में लाइट वहाँ से एंटर हुई थी उसी इंटेंसिटी के साथ वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। जबकि जो हमारा सैंपल सेल है उसमें ऐसा नहीं होता। सैंपल सेल में जो कि हमने यहाँ लिए हुए हैं प्रोटीन्स में क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफेन या टेराफेन वगैरह। ये क्या करते हैं? ये लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं।
अब जो हमारी जो लाइट यहाँ से बेचारी लुट पिट गई, यहाँ से उसकी कुछ जो है एनर्जी जो है वो यहाँ पर हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली। इसलिए जब ये बाहर की तरफ मूव करेगी, जब हमारे क्वेट से निकलना चाहेगी तो उसकी इंटेंसिटी पहले से कम होगी। ये दोनों जो हमारी लाइट की इंटेंसिटीज़ हैं ये कहाँ जाएंगी? हमारे डिटेक्टर तक। ट्रांसमिटेड लाइट की रेशो को डिटेक्टर फाइंड करता है और रीडिंग्स को रिकॉर्डर के पास सेंड कर देता है, और रिकॉर्डर एक रीडिंग एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में जनरेट करता है, जिस रीडिंग को लेकर हम इंटरप्रेट करके फाइंड कर सकते हैं कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ और क्या प्रोटीन का कंसंट्रेशन था, मतलब प्रोटीन की कितनी कंसंट्रेशन थी और कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई वहाँ। ये सब कुछ क्या कर लिया जाता है? यहाँ पे फाइंड कर लिया जाता है। अब डिटेक्टर किस तरह से रिकॉर्डर को, मतलब डिटेक्टर ने तो जो ट्रांसमिटेंस की फॉर्म में रिज़ल्ट दिया था, लेकिन रिकॉर्डर हमें एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में रिज़ल्ट दे रहा है। ये किस तरह से होता है ये यहाँ आपको मैथमेटिकली दिखाया गया है। जैसे जैसे हम सैम्पल का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, ट्रांसमिटेंस जो है हमारी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती है। और ये हमें किसने बताया था? बियर-लैम्बर्ट्स लॉ ने। बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट with respect to thickness of medium is directly proportional to the intensity of light and concentration of the substance। मतलब हमारे जो बियर थे उन्होंने क्या कहा था कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी, और लैम्बर्ट ने क्या कहा था कि जितना ज़्यादा हमारी पाथ लेंथ होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। इसलिए इन दोनों के लॉज को कंबाइनली एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें किसने बताया था? बियर-लैम्बर्ट्स लॉ ने। ट्रांसमिटेंस को अगर एब्जॉर्बेंस में कन्वर्ट करते हैं तो सेम ग्राफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन के दरमियान बनाते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनकर आता है जो कि इजी टू इंटरप्रेटेट होता है, और एब्जॉर्बेंस की बेसिस पर इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है कि सैम्पल का कितना कंसंट्रेशन मौजूद था। ठीक है, और ये ट्रांसमिटेंस टू एब्जॉर्बेंस किस तरह से होती है ये आपको यहाँ मैथमेटिकल स्टेप्स यहाँ दिखाए गए हैं। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरह अगर हम अपने सैम्पल की क्वालिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो एक दूसरा ग्राफ यहाँ बनकर आता है जो कि एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा मैक्स मतलब वेवलेंथ के दरमियान होता है। तो लैम्डा मैक्स उस वेवलेंथ को कहा जाता है जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, सेकंड ग्राफ को अगर इंटरप्रेटेट करें तो यहाँ पता चलता है कि वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हुई उसको लैम्डा मैक्स कहते हैं, और ये थी क्वालिटेटिव यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।